हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप आपने पहला टेस्ट जो आपका देख लिया होगा और उसमें से जो आपकी डिटेल्स आपको बताई गई थी आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है पेशेंस से, क्योंकि जो आपकी टर्म्स यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी क्वेश्चंस में, उन्हें हम डिटेल में भी देखेंगे तो काफ़ी बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग टर्म्स हम इन्हीं मॉक टेस्ट के थ्रू मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी कवर करते जाएंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी ज़रूर है कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको और मॉक टेस्ट इसी पैटर्न में चाहिए या आपका पैटर्न कोई चेंज चाहिए तो आपको बताना भी है। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मॉक टेस्ट में हमने मेनली आपका जो पैन कार्ड है, मॉर्गेज है, इस तरह की कुछ टर्म में डिस्कस की थी। आई होप आपको वो समझ आ गई होंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी ऑफ अ कंट्री इज डैश। आपको बताना है कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है किसी देश का वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पर जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके, एंड जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑप्शन 2 है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। सी है आपका जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। और फोर्थ वन है आपका जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, अगर आपको एनएनपी यानी नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन पता है कंप्लीट, तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। तो ये होता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका जीएनपी क्या होता है और ये डेप्रिसिएशन अलाउंस जो यहाँ पर टर्म आपकी बताई जा रही है वो क्या है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और डेप्रिसिएशन अलाउंस किस तरह से ये एक साथ कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएनपी के फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला आपका क्या है, आपका एनएनपी निकालने का। एनएनपी जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है आपका एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन बताया गया है, डेप्रिसिएशन का अर्थ होता है आपका मूल्यह्रास यानी मूल्य में कमी, या फिर आपका जो हम इसे डिटेल में देखेंगे डेप्रिसिएशन एक इकोनॉमिक टर्म से किस तरह से आपका यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको फॉर्मूला मेनली याद रखना है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। एंड बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट की, जो आपका एनएनपी रेफर्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। इट इज़ अ total market value of all final goods and services produced by the factor of production of a country or other polity during a given time period। तो ये आपकी यहाँ पर जीएनपी की डेफिनेशन है, क्या, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री और अदर पॉलिटी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, यानी किसी भी गिवन टाइम आपका फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल तौर पर देखा जाता है कि उस गिवन टाइम पीरियड में जितने भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा कंट्री के या फिर किसी अदर पॉलिटी के द्वारा ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो आपकी जीएनपी कहलाती है यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाती है। और बात करें एनएनपी की, तो एनएनपी जब हम इन इन सभी वैल्यू को जो है इस वैल्यू जीएनपी की इस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं यानी माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, तो वो निकल के आती है आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। अब डेप्रिसिएशन क्या है आपका, द नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो आपका नेट डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपको सेकंड डेफिनेशन में दिया गया है कि डेप्रिसिएशन डिस्क्राइब द डेवल्यूशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल थ्रू वेयर एंड टेयर एसोसिएटेड विद इट्स यूज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यानी किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, किसी भी कंट्री के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जब हम ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो आपकी फाइनल वैल्यू होती है, लेकिन फाइनल वैल्यू तो आपकी जीएनपी कहलाती है, अब उसमें से डेप्रिसिएशन कैसे कम करेंगे। डेप्रिसिएशन वो होता है जब अब आपकी इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में जो है इन प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में अदर किसी वेयर एंड टेयर की वजह से जो आपकी मूल्य में कमी आती है, जो यानी जो आपको नुकसान होता है, जो हानि होती है ड्यू टू इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ वेयर एंड टेयर की वजह से, तो वो जो आपकी वैल्यू होती है
टोटल वैल्यू में से वो हानि या आपकी मूल्यह्रास जो होता है, यानी जो आपको कोई भी नुकसान होता है वेयर एंड टेयर की वजह से या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में उसके अलावा, तो उसको माइनस कर दिया जाता है आपका टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री और अदर पॉलिटी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो उसमें से ये वैल्यू जो है आपकी माइनस कर दी जाती है, तो उससे निकल के आता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री की अगर एक्चुअल जो आपको नेशनल प्रोडक्ट यानी जो आपका राष्ट्रीय सकल उत्पाद है, यानी राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद है, जो आपका राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद अगर आपको देखना है तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट देखना है, क्योंकि जो आपकी जीएनपी होती है वो जीएनपी आपकी जो ओवरऑल वैल्यू बताती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया जाता है। लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू होती है आपकी डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद आती है, तो वो अगर आपको जानी है तो आपको देखना पड़ेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आपका आई होप ये क्लियर होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट का आपका ये फॉर्मूला जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर यह होता है आपका जो आपका प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में जो भी आपका डिवैल्यूएशन होता है ड्यू टू वेयर एंड टेयर, तो ये आपका डेप्रिसिएशन होता है। तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको ये इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ जीएनपी इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड एनएनपी of a country. NNP is a more accurate measure of a total value of goods and services by a country। यानी जो आपका GNP होता है वो एक्चुअल में करेक्ट डाटा नहीं होता है जो एक्चुअल में होता है, लेकिन ओवरऑल बात की जाती है जीएनपी में। लेकिन जब एक्चुअल अगर आपको वैल्यू देखनी होती है, एक्यूरेट मेजर देखना हो, तो आपको उस कंट्री का एनएनपी देखना पड़ेगा। जो आपका वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ कंट्री एनएनपी देखना पड़ेगा। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम जीएनपी फिगर, जो जीएनपी फिगर से ही निकल के आता है। इसके लिए आपको जीएनपी पता होना चाहिए। तो आई होप आपकी ये टर्म्स क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। और उसी तरह से सेम हम बात करें तो जो आपका एनडीपी और जीडीपी है, इसका भी सेम ही आपका फंडा है, सेम ही इसी तरह से होता है। जो एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो भी इसी तरह से निकल के आता है, यानी जीडीपी हम ओवरऑल बात करते हैं, लेकिन अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन को लेस कर दें तो आपका एनडीपी निकल के आता है। जो आपका एनएनपी और एनडीपी है वो एक्चुअल में एक्यूरेट वैल्यू होती है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस की जाती है किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन या अदर पॉलिटी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड में। तो आपको याद रखना है एनएनपी और एनडीपी जो है वो एक्यूरेट वैल्यू होती है, जबकि जीएनपी और जीडीपी जो है आपकी ओवरऑल वैल्यू होती है विदाउट डेप्रिसिएशन लेस की। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन अगर उसमें से माइनस करके जो एक्यूरेट वैल्यू निकाली जाती है वो आपका एनएनपी और एनडीपी कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पूछा गया है कि म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद डैश। अब म्यूचुअल फंड्स आपको पता होगा क्या होते हैं। बैंकिंग की टर्म्स आपको यहाँ पर क्लियरली पता होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद डैश AMFI, सेबी, IBA या RBI। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं आपके किसके रिक्वायर्ड होते हैं, यानी जो आपके रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड होते हैं, यानी रजिस्टर्ड होने ही चाहिए किसके थ्रू, सेबी के थ्रू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी के साथ जो है आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है म्यूचुअल फंड्स का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो रिक्वायर्ड है टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी, यानी जो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत जो आपका रिक्वायर्ड है रजिस्टर्ड होना। अब हम पहले बात कर लेते हैं आपका म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड्स किस तरह से आपके कार्य करते हैं, यहाँ पर हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स जो है किस तरह से आपका सेटअप किया जाता है, किस तरह से ये कार्य करते हैं। म्यूचुअल फंड्स इज सेटअप इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट के रूप में सेटअप किया जाता है। विच हैज़ अ स्पॉन्सर, एक स्पॉन्सर होता है, एक ट्रस्टी होता है इसमें, और एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एंड अ कस्टोडियन, और एक कस्टोडियन होता है। बात करें द ट्रस्टी की, तो ट्रस्टी इज इस्टेब्लिश्ड बाय स्पॉन्सर और मोर देन वन स्पॉन्सर। तो जो आपका ये ट्रस्ट है, यानी म्यूचुअल फंड्स का एक ट्रस्ट है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो कि आपका इस्टेब्लिश किया जाता है एक स्पॉन्सर के द्वारा, या एक से अधिक भी आपके स्पॉन्सर इसमें हो सकते हैं। हु इज़ लाइक द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो एक प्रमोटर की तरह होता है उस कंपनी का। और द ट्रस्टी की बात करें, ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड
ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड होल्ड इट्स प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर। और जो आपका ट्रस्टी होता है, स्पॉन्सर तो आपको पता चल गया कि स्पॉन्सर जो होता है आपका ट्रस्ट इस्टेब्लिश्ड बाय स्पॉन्सर। ये जो म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट है ये स्पॉन्सर के द्वारा जो है आपका इस्टेब्लिश किया जाता है। एक से ज़्यादा स्पॉन्सर भी हो जाते हैं जो कि एज अ प्रोमोटर कार्य करते हैं कंपनी के। और ट्रस्टी की हम बात करें, नेक्स्ट आपका ट्रस्टी की बात करें तो ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड की जो ट्रस्टी होते हैं होल्ड इट्स प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर। तो यूनिट होल्डर के बेनिफिट के लिए जो है ये अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं। किसके तहत? आपका जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है अप्रूव्ड बाय सेबी मैनेजेस द फंड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वायरस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। तो वायरस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में जो आपके फंड लगाए जाते हैं वो आपके मैनेज किसके द्वारा किए जाते हैं? असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा, जो कि आपकी अप्रूव होती है सेबी के थ्रू। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन एकदम वेरीफाई हो जाता है कि जो आपके म्यूचुअल फंड्स है आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। आपके ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं बिकॉज जो ये अप्रूव किए जाते हैं यानी जो मैनेज किए जाते हैं ये फंड, तो ये आपके असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा किए जाते हैं जो कि अप्रूव की जाती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत। तो आई होप आपको ये इसके बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपना सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो इट इज़ द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका जो सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है आपका इंडिया में, तो ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि ऑन किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चलाती है। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड गिवन स्टैच्यूटरी पावर्स इन 13 जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। तो आपको इसके बारे में ये भी याद रखना है, इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में और स्टैच्यूटरी पावर कब दी गई थी? स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी आपकी 13 जनवरी 1992 को थ्रू द सेबी एक्ट 1992। तो आपको ये एक्ट भी याद रखना है, सेबी एक्ट 1992 के तहत जो 30 जनवरी 1992 को जो है इसे स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी। यहाँ पर फिर सिंपली आपका यही है, फाउंडेड 12 अप्रैल 1992 को। सेक्टर आपका सिक्योरिटी मार्केट, ज्यूरिडिक्शन इंडिया करता है और जो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में है। टाइप है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन है और चेयरपर्सन है प्रेजेंट टाइम पे इसके अजय त्यागी। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नहीं सॉरी, आपको जो यहाँ पर ऑप्शन है जो आपके यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं, सेबी के बारे में हमने जान लिया कि जो आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि आपका म्यूचुअल फंड्स जो आपकी सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करता है इंडिया में। तो इसके बारे में हमने जान लिया कब इसकी स्थापना हुई थी, कौन इसके चेयरपर्सन है, अजय त्यागी प्रेजेंट टाइम पे। आपको ये सभी इसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IBA की, यानी IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बैंकिंग टर्म्स के, बैंकिंग के बारे में, इनके बोर्ड के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सिंपली हम यहाँ पर देख लेते हैं, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर्म्ड ऑन 26 सितंबर 1946। तो आपको याद रखना है जो आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन है फॉर्म हुआ था आपका 26 सितंबर 1946 को। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया ऑपरेटिंग इन इंडिया, एन एसोसिएशन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन मुंबई। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है IBA का, यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और ये फाउंड हुआ था आपका 26 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका AMFI की, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इट इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन द म्यूचुअल फंड सेक्टर। इट वाज फॉर्म्ड इन 1995। तो ये आपका फॉर्म हुआ था 1995 में, जो आपका एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है 1995 में ये फाउंड हुआ था। मोस्ट म्यूचुअल फंड फर्म्स इन इंडिया आर इट्स मेंबर। जो आपकी मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड फर्म्स है इसकी मेंबर है। द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू डेवलप द म्यूचुअल फंड्स मार्केट इन इंडिया बाय इंप्रूविंग एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। जो आपके CEO इसके प्रेजेंट टाइम पे कौन है? CVR राजेंद्रन है। आपको इनका नाम याद रखना है। जो आपके CEO है कौन है? CVR राजेंद्रन है और जो फाउंड हुआ था 1995 में। तो आपको ये भी याद रखना है। साथ ही में जो IBA का आपको यहाँ पर जो CEO है आपको इनका भी नाम याद रखना है, सुनील मेहता है। तो इन सभी के CEO का नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, डेली करंट अफेयर के सेशन में भी डेली हम डिस्कस करते हैं जब भी ये न्यूज़ में रहता है। तो बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इट इज़ इंडिया सेंट्रल बैंक which controls the issue and supply of the Indian rupee. RBI is the regulator of entire banking in India.
आपको बताना चाहिए एंटायर बैंकिंग ऑफ इंडिया के रेगुलेटर आरबीआई है एंड आरबीआई प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विकीपीडिया का ये डाटा है। और बैंक रेट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे 4.40% है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और जो फाउंडर ब्रिटिश राज, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही की स्थापना कर दी गई थी। फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर शक्तिकांत दास। तो आपको इसके बारे में डिटेल्स याद रखनी है। तो आपको इन सभी बोर्ड्स की और बैंकों के इस बारे में पता होना चाहिए, सबकी इस्टेब्लिशमेंट पता होनी चाहिए और साथ ही में इनके सीईओ के भी पता होना चाहिए। मेनली हमने यहाँ पर बात की कि जो आपका म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। तो यहाँ पर हमने ये भी डिफाइन कर लिया कि असेट मैनेजमेंट कंपनी जो हैंडल करती है इन फंड्स को बाय थ्रू मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एंड कस्टोडियन हु इज़ रजिस्टर्ड विद सेबी। तो ये जो अप्रूव की जाता है आपका असेट मैनेजमेंट कंपनी, ये सेबी के द्वारा ही अप्रूव की जाती है। तो आपको ये इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो इन सभी के बारे में आपको ये डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पूछा गया कि विच इज़ द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। अब इंडिया में पहला इस्टेब्लिश्ड कौन सा बैंक हुआ है यहाँ में से? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है यहाँ पर फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है आपका बैंक ऑफ कौन सा? हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है आपका पहला बैंक है जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में हम जान लेते हैं। द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान विच वाज स्टार्टेड इन 1717। तो आपको पता होना चाहिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है आपका पहला बैंक है जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। 1770 में इसने ये स्टार्ट हुआ था। सेकंड वाज द जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और जो दूसरा है, जो आपका दूसरा बैंक है, दूसरा बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो ऑप्शंस में ये सभी दिए गए हैं, जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सेकंड बैंक है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1786 में। आपको सीक्वेंस में इनको याद रखना है। 1770 में पहला बैंक कौन सा? जो आपका हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और बात करें ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन एग्जिस्टेंट इन इंडिया, जो आपका ओल्डेस्ट सबसे पुराना बैंक जो आपका अभी तक एग्जिस्ट करता है इंडिया में, वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कई बार एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है, इसी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि द ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया तो कौन सा है? तो ओल्डेस्ट बैंक जो कि अभी तक एग्जिस्टेंस में है, आपको पता नहीं चाहिए, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इट वाज ओरिजिनेटेड इन द बैंक ऑफ कलकत्ता इन 1986। तो बैंक ऑफ कलकत्ता से ही ओरिजिनेट हुआ था 1806 में। तो आपको इन तीनों को याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी और जो आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान है और जनरल बैंक ऑफ इंडिया है। तो सीक्वेंस में 1770 में जो आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टैब्लिश हुआ था, 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ओरिजिनेट हुआ था बैंक ऑफ कलकत्ता से इन जून 1806 में। तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश्ड कौन है? आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पूछा गया कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर का नाम बताना है। इनमें से बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय के साथ एक और मेंबर भी थे जो कि आपका जिनका हाथ है पंजाब नेशनल बैंक को फाउंड करने में। तो ऑप्शंस में हमारे पर लाला लाजपत राय ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, लाला लाजपत राय। यदि इसके साथ आपको ऑप्शन में दिया होगा क्या? दयाल सिंह मजीठिया, जो आपके दयाल सिंह मजीठिया थे वो भी थे लाला लाजपत राय के साथ। यदि आपको ऑप्शंस दो दिए जाते हैं, लाला लाजपत राय भी और साथ में जो आपके दयाल सिंह मजीठिया हैं उनका भी ऑप्शन दिया जाता है, तो दोनों आपके राइट आंसर होंगे। अगर एक ही का नाम दिया है या फिर आपका दयाल सिंह मजीठिया का या लाला लाजपत राय का, तो दो में से एक का ऑप्शन दिया है तो आपको सही आंसर यहाँ पर लाला लाजपत राय या दयाल सिंह मजीठिया आपको करेक्ट कर लेना है। यदि अगर दोनों साथ में तो दोनों करेक्ट है आंसर्स। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक is a banking and financial service bank owned by the government of India with its headquarter in New Delhi। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पता होना चाहिए आपको, न्यू दिल्ली में है। और बैंक वाज फाउंडेड इन
1894, तो 1894 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1894 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया बोथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इट्स नेटवर्क। तो सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बोथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड नेटवर्क में कौन है? आपका पीएनबी है। और द बैंक हैज़ ओवर 115 मिलियन कस्टमर्स, 115 मिलियन से ज़्यादा इसके कस्टमर्स हैं, 11,000 प्लस ब्रांचेस हैं, 13,000 प्लस एटीएम्स हैं। आफ्टर पोस्ट मर्जर विद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो इसका जो मर्ज हुआ है आपका 1 अप्रैल 2020 से। तो हाल ही में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि पीएनबी में मर्ज हो गए हैं कौन से? आपके यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। करंट अफेयर के सेशन में हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आफ्टर जो पोस्ट मर्जर विद द यूबीआई एंड ओबीसी, तो इन बैंकों के साथ मर्जर के बाद इसके जो है आपके 115 से मिलियन से अधिक कस्टमर्स, 11,000 प्लस ब्रांचेस, 13,000 प्लस एटीएम्स हो जाएंगे, जो कि इफेक्ट हुआ आपका 1 अप्रैल 2020 से। तो डेली करंट अफेयर सेशन में जरूर जुड़ेगा, वहाँ पर आपके डेली करंट अफेयर का कवरेज डेली बेसिस पर किया जाता है। पीएनबी हैज़ अ बैंकिंग सब्सिडायरी इन यूके में भी इसकी बैंकिंग सब्सिडायरीज है। पीएनबी इंटरनेशनल बैंक विद 7 ब्रांचेज इन यूके, तो यूके में इसकी 7 ब्रांचें आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज द ब्रांचेज इन हांगकॉन्ग, कोलोन, दुबई एंड काबुल। तो हांगकॉन्ग, कोलोन और दुबई और काबुल में भी इसकी ब्रांचेज हैं। और साथ में बात करें, इट हैज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन एलमेटी कजाकिस्तान, दुबई, जो आपका एलमेटी कजाकिस्तान, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट, शंघाई चाइना, ओस्लो नॉर्वे एंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन कंट्रीज में भी हैं। और बात करें इन भूटान, तो भूटान की बात करें तो इट ओन्स 11% ऑफ डर्क पीएनबी बैंक विच हैज़ 5 ब्रांचेस। तो इन्होंने अपने शेयर्स जो है आपके जो डर्क पीएनबी बैंक जो आपको भूटान में है वहाँ पर भी रखे हुए हैं, विच हैज़ 5 ब्रांचेस, जिसकी 5 ब्रांचेस जो है आपकी भूटान में हैं। इन नेपाल की बात करें तो नेपाल में इन्होंने 20% ऑफ द एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, 20% शेयर्स जो हैं इसके एवरेस्ट बैंक लिमिटेड के भी आपके इनके पीएनबी के पास है, विच हैज़ 50 ब्रांचेस, जिसकी कि 50 ब्रांचेस है। लास्टली पीएनबी ओन्स 41.64% ऑफ JSCSB पीएनबी बैंक इन कजाकिस्तान विच हैज़ 4 ब्रांचेस। तो आपको इन पीएनबी के रिलेटेड ये सभी फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप इसे डीप में ध्यान से पढ़ सकते हो। फाउंड हुआ था आपका 12 अप्रैल 1894 को, जिसको आप 126 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं 12 अप्रैल को। फाउंडर को तो आपने हमने पहले डिस्कस कर लिया। फाउंडर कौन है इसके? दयाल सिंह मजीठिया है, लाला लाजपत राय है, और हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली इंडिया में। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इनिशियल रिपेमेंट हॉलीडे गिवन टू अ बोरोअर फॉर रिपेमेंट ऑफ अ लोन। तो आपको बताना है कि जो आपका इनिशियल रिपेमेंट हॉलीडे यानी गैप दिया जाता है गिवन टू अ बोरोवर, एक कर्जदार को यानी बोरोवर को जब लोन के रिपेमेंट के लिए जो आपका इनिशियल रिपेमेंट हॉलीडे दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन, मॉरिटोरियम, सबवेंशन या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मॉरिटोरियम। मॉरिटोरियम इसे कहा जाता है, जो कि आपका इनिशियल रिपेमेंट हॉलीडे दिया जाता है एक बोरोवर को फॉर रिपेमेंट ऑफ अ लोन, आपके लोन को रिपे करने के लिए जो आपका हॉलीडे, बीच का हॉलीडे दिया जाता है। अब मॉरिटोरियम टर्म इसको समझना जरूरी है, तो उसे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो रही है तो हम इसे शॉर्ट में देखेंगे, बाकी टर्म्स को हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे ब्रीफ में। बताया गया कि आरबीआई हैज़ अलाउड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू ऑफर अ मॉरिटोरियम ऑन लोन रिपेमेंट। यह आपकी 14 अप्रैल की न्यूज़ आई थी, जो कि आरबीआई ने अलाउ किया था लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को कि वो ऑफर करें मॉरिटोरियम ऑन अ लोन रिपेमेंट। तो आरबीआई के द्वारा ये ऑर्डर अलाउ किया गया था कि जो आपके लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो ऑफर कर सकते हैं मॉरिटोरियम। मॉरिटोरियम आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया क्या होता है, इनिशियल रिपेमेंट हॉलीडे, जो कि आपका एक बोरोवर को लोन रिपेमेंट पे दिया जाता है। तो 14 अप्रैल की ही न्यूज़, तो आपके लिए ये मॉरिटोरियम टर्म समझना जरूरी है। अब बात करते हैं इसी संदर्भ में आप समझेंगे, जो कि आरबीआई के द्वारा ये अलाउ किया था। मॉरिटोरियम होता क्या है? तो मॉरिटोरियम आपका सिंपली मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मॉरिटोरियम होता क्या है। तो मॉरिटोरियम होता है जब आप किसी बैंक से कोई लोन लेते हो, यानी मान लो आपने एक बैंक से एक लोन ले लिया,
अब लोन की जो आपका अमाउंट है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 5000 है, 5000 का आपने बैंक से लोन लिया है, तो 5000 के ऊपर जो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट भी लगाती है। 5 साल के लिए आपने 5000 रुपये ले लिए। अब आप बैंक आपको बताएगा कि आपको 5 साल यानी 5 साल में जो है आपको इंटरेस्ट के साथ में ये आपके कुल 7000 रुपये आपको लौटाने पड़ेंगे। तो आप उन्हें 7000 रुपये लौटाओगे, लेकिन जो बैंक की ईएमआई आपको पे करनी है उसके लिए आपको गैप दिया जाता है। बीच में आपको 2 से 3 मंथ के बीच में आपको ईएमआई के लिए हॉलीडे दिया जाता है, यानी जो आपका लो कॉस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो आपका ईएमआई आपको भरनी होती है 2 से 3 मंथ्स के बीच में एक गैप दिया जाता है। तो उसी पीरियड को जो है आपका मॉरिटोरियम पीरियड कहते हैं, यानी जो आपका ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स है ड्यूरिंग मॉरिटोरियम पीरियड। हम यहाँ पर देखते हैं फार्मा फेसिस के संदर्भ में देखते हैं तो 3 मंथ मॉरिटोरियम ऑन प्रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन्स बाय बोरोवर्स मींस दैट दे वुड नॉट हैव टू पे द लोन ईएमआई इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड। तो जो आपका ये मॉरिटोरियम पीरियड दिया जाता है उस ड्यूरिंग में जो आपका बोरोवर होता है उसे ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स भरनी नहीं पड़ती है, यानी जो बीच में आपका अगर आपने 5 साल के लिए लोन लिया है तो आपका जो 2 से 3 मंथ यहाँ पर आरबीआई द्वारा अलाउ किया गया है किसके लिए, फार्मा फेसिस के लिए, कि 3 मंथ का जो है आपका जो आपका मॉरिटोरियम पीरियड है वो अलाउ किया जाए। तो 3 मंथ के लिए जो है उन्हें कोई भी ईएमआई की इंस्टॉलमेंट नहीं भरनी पड़ेगी। और आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट में भी जो आपका बैंक है वो भी, जो इंस्टीट्यूशन है वो भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी टर्म एंड पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस करे बिना ही ये मॉरिटोरियम पीरियड देगी। तो आपको यहीं से समझना है कि मॉरिटोरियम पीरियड क्या होता है। एक इनिशियल जो आपका इनिशियल रीपेमेंट हॉलीडे होता है, बीच का गैप होता है 2 से 3 मंथ का जो आपको गैप दिया जाता है, जिसमें आपको जो आपकी बैंक की ईएमआई की इंस्टॉलमेंट है ईएमआई भरनी होती है, उसके लिए आपको गैप दिया जाता है कि 2 से 3 मंथ्स आप नहीं भर सकते, तो नहीं भरोगे आप, उसमें जो है आपके टर्म एंड पॉलिसीज है जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। अदरवाइज अगर आप ईएमआईज नहीं भरते हो तो आपको एनपीए में डाल दिया जाता है, उसके तहत आपको आपके केसेस जो है आपके करप्ट कर दिए जाते हैं। तो मॉरिटोरियम पीरियड अगर आपको मिला है तो मॉरिटोरियम पीरियड अक्सर देखने को मिलता है विदाउट टर्म्स एंड पॉलिसीज में बदलाव किए हुए बैंक आपको या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको मॉरिटोरियम हॉलीडे, ये आपका रिपेमेंट हॉलीडे जो देता है उसे हम मॉरिटोरियम कहते हैं। तो आई होप आपको ये मॉरिटोरियम जो टर्म है ये समझ में आ गई होगी। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरआर। तो आईआरआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रिजर्व रेशो, इंटरनल रेट ऑफ रेशो या इंटरनल रिसेशन रेट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये होता क्या है आपका आईआरआर, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपका आईआरआर होता है, इसे भी हम शॉर्ट में यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप यहाँ से इसकी फुल डेफिनेशन पढ़ सकते हो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द मैट्रिक यूज्ड इन अ कैपिटल बजटिंग टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो आईआरआर आपका तब कैलकुलेट किया जाता है, मान लो आप किसी बैंक से आप इसी संदर्भ में हम समझेंगे फिर से कि मान लो अगर आप किसी एक बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, 5 लाख का आपने लोन लिया है, ठीक है। तो अगर आपको 6 साल में वो लौटाना है, 6 साल बाद आपको 6 लाख रुपए लौटाने हैं, तो जो आपकी बजटिंग एस्टिमेट प्रॉफिट पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, अगर आप मान लो उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप देखोगे कि आप जो है आपको 6 साल में जो है 6 लाख रुपए लौटाने हैं। 5 लाख रुपए आपने लिए हैं, 6 लाख रुपए लौटाने हैं, तो आपको 6 लाख रुपए लौटाने हैं। तो आपको उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको किस जगह इन्वेस्ट करना है, आईआरआर आपका वहाँ पर आपका कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो भी आपका खुद का प्रॉफिट होगा, 6 लाख रुपए तो आपको बैंक को लौटाने ही है, लेकिन उसके अलावा जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका आईआरआर होता है, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। उस पैसे पर जितना पैसा आपको बचत हो रही है बैंक को लौटाने के बाद, तो वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। ये आपका कैलकुलेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कि ऐसे सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है जहां पर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। बैंक का आप 6 लाख रुपए लौटा रहे हो, लेकिन उसके साथ ही आपको उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है। मान लो आप सिंपली हम समझे 100 रुपये आपने बैंक से लोन लिया है, आप किसी बिजनेस में उसे लगा रहे हो, आपको 120 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो 100 रुपये तो आप बैंक को लौटाओगे, लेकिन 20 रुपये अपने पास रखोगे। तो वो जो 20 रुपये होते हैं वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के तौर पर आपके गिने जाते हैं। लेकिन
जो आपके 20 रुपये होंगे वो भी आपके IRR आपका कंप्लीट नहीं होगा। 100 में अगर 20 आप कमा रहे हो, 20 आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 रुपये वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, लेकिन वो कंप्लीट आपका 20% इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, रिटर्न नहीं होता है, क्योंकि जो आपका पैसे की वैल्यू है वो घटती जाती है, बढ़ती रहती है। तो उस हिसाब से उसी तरह से IRR फार्मूले से वो कैलकुलेट की जाती है कितने परसेंट जो है आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपका टोटल कैलकुलेट निकल के आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आपको PDF में ये मिल जाएगा, तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन जो है आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है? पारादीप, मार्मागोआ, मैंगलोर या कांडला। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, यानी पारादीप। पारादीप की बात करें तो जो आपका पारादीप कोस्टल ये सिटी है, ये पड़ती है आपकी उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है। तो ये आपकी उड़ीसा, आपको पता है कि ये वेस्टर्न कोस्ट में नहीं पड़ता है, तो वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट नहीं है, पोर्ट नहीं है ये। तो पारादीप इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। बाकी हम बात करते हैं जो आपका कांडला है, यहाँ पर बताया गया है कांडला, मैंगलोर और मार्मागोआ की। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आपका कांडला है, ऑल्सो नोन एज द कांडला पोर्ट ट्रस्ट और द महाराव खंगराजी पोर्ट ट्रस्ट is a seaport in Kutch district of Gujarat state in western India near the city of गांधी धाम। तो आपको पता है कि जो आपका कांडला है, कांडला पोर्ट है, ये गुजरात डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है। और मैंगलोर आपका मैंगलोर में पड़ता है, ये भी कर्नाटक में पड़ता है, तो ये भी आपका अरविंद सी और जो आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कर्नाटका है, तो इसी के बीच में पड़ता है। इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपको दी जाएगी, PDF में आप इन्हें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मोरम गोवा। तो ये आपका गोवा में पड़ता है, गोवा भी आपका वेस्टर्न कोस्ट में ही पड़ता है इंडिया के, तो ये गोवा में पड़ता है मोरम गोवा, तो ये भी वेस्टर्न, जो आपका वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, तो ये भी हमारा यहाँ पर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पारादीप की। तो पारादीप आपका उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा मेनली आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है इंडिया के। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में आप जानते ही होंगे, तो वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है पारादीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है, पारादीप। याद रखिएगा, पारादीप जो आपका वेस्टर्न कोस्ट में नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रावनकोर, यानी जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रावनकोर है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1935 को, 1937 को, 1939 को या 1941 को? आपके ऑप्शंस है 1935, 1937, 1939 या 1941। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी 1937 को। जो द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रावनकोर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1937 बाय द प्रोमulgation ऑफ द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, यानी ये आपकी केरला यूनिवर्सिटी है प्रेजेंट टाइम पे, आपको याद रखना है 1937 में इस्टेब्लिश हुई थी। और जो आपके महाराजा थे उस कहाँ के? ट्रावनकोर के, यानी केरला के प्रेजेंट टाइम पे। तो श्री चित्रा तिरुनाल बलरामा वर्मा, जो आपके श्री चित्रा थिरुनाल बलराम वर्मा थे, इनके द्वारा जो है फर्स्ट टाइम ये इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि आपके फर्स्ट चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी भी थे। तो आपको याद रखना है जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रावनकोर है इस्टेब्लिश हुई थी 1937 को, और प्रेजेंट टाइम पे इसे यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के नाम से जाना जाता है। तो इन राजा का नाम आपको याद रखना है, इनके द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी और ये फर्स्ट चांसलर थे इस यूनिवर्सिटी के थे, तो आपको ये याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का जो आपका मॉक टेस्ट है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप आपको जो टर्म डिस्कस की गई वो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।